हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निर्मल सागर पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या एज लिमिट होती है, कौन व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है, कौन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं और उसका क्या सिलेबस होता है, ये आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में जमा कर सकते हैं या भर सकते हैं। 17 सितंबर से लगा के 8 अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। और यदि आपने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट बाकी है, तो आप एक दिन लेट यानी 9 अक्टूबर को पैसे जमा कर सकते हैं, फीस जो है भर सकते हैं फॉर्म के लिए। ठीक है, लास्ट डेट सिर्फ फीस की 9 अक्टूबर है और लास्ट डेट फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की 8 अक्टूबर है। इसकी CBT 1 यानी टायर 1 जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ये होगा दिसंबर 2022 में। और टायर 2 या टीयर 2 जो है, अभी इसके बारे में एसएससी ने कोई डेट जारी नहीं की है। देखिए, बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज होती है। तो ये देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की होती है, ग्रुप बी लेवल की पोस्ट होती है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की होती है, जिसमें आप दोनों में 30 साल तक की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस होती है, ये भी ग्रुप बी की होती है और 20 से 30 वर्ष की जिसकी उम्र है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होती है उसके लिए होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, ये भी ग्रुप बी की है और 20 से 30 साल तक ये तीनों जो ऑफिसर्स की, असिस्टेंट ऑफिसर्स की भर्तियां जो हैं 20 से 30 वर्ष की जिसकी उम्र है वो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। लगभग ज़्यादातर जो फॉर्म की आपकी जो डेट होती है इसमें एज लिमिट 30 साल तक की होती है। कुछ ऐसी दूसरी भी वैकेंसीज हैं जिनमें आप किसी में 27 तक फॉर्म भर सकते हैं, किसी में 32 तक। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रहा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है और इसकी एज लिमिट होती है 32 साल तक, 32 ईयर। ठीक है, ऑडिटर ये CAG केग का जो ऑफिस होता है, इस ऑफिस के अंतर्गत ऑडिटर की जो भर्तियाँ निकलती है, एक ये और CGDA, 2 ऑफिस होते हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इसमें आप 18 से लगा के 27 वर्ष की उम्र तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो ग्रुप सी की पोस्ट्स हैं। देखिए, ये टैक्स असिस्टेंट रह गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन। आप SSC साइट से वैसे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे समझने के लिए। देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा बढ़ाना। अब जिनकी एज, मतलब जो फॉर्म एज लिमिट में दे रखी है फॉर्म भरने के लिए, 18-27 वर्ष तक जिसकी उम्र है, उनका जन्म 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। जिस फॉर्म के लिए आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल तक है, उसका 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2002 होना चाहिए। फिर 18 से 30 तक की एज लिमिट के लिए आपका जन्म जो है ये 2 जनवरी 1992 से 2004 तक होना चाहिए। और 18 से 32 तक के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो 2 जनवरी 1990 से 2004, 1 जनवरी 2004 तक होनी चाहिए। और हम सभी जानते हैं
किन फॉर्म के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PW जो अनरिजर्व्ड में आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स 10 साल, फिर OBC के लिए 13 साल और SC/ST के लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन होता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स का दे रखा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब जिस दिन उन्होंने अपनी जॉब पूरी की है या छोड़ी है उस समय से लगा के 3 साल, मतलब जो एज लिमिट फॉर्म के अकॉर्डिंग होती हैं वहाँ से, जैसे 18 से 32 तक के लिए एज लिमिट है, और अगर आपने जब अपनी जॉब छोड़ी है या पूरी की है तो आपकी एज 34 तक है, यानी इसमें भी एक्स सर्विसमैन अगर कोई व्यक्ति एज लिमिट 18 से 32 तक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व्ड ना और लगभग बाकी सभी के लिए जो है 100 रुपये रखी गई हैं, 100 रुपीज़ ओनली फॉर्म फिलअप करने के लिए। हाँ, दूसरा पैरा ये बोल रहा है इसमें 10.2 वुमेन कैंडिडेट, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, जो देखो एक तो महिलाएं जो आवेदन करने वाली है, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC कास्ट से जो आते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST कास्ट से जो आते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जो PWBD जो डिसेबल हैं ऐसे, और एक्स सर्विसमैन ESM एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ी, उनके लिए जो फीस जो है वो छोड़ दी गई है, यानी शुल्क मुक्ति, उनको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, देखिए सेंटर कहाँ कहाँ पर होते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जिस सेंट्रल रीजन जिसमें आता है, इसमें बिहार उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं, इनमें आप वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा, इनमें सेंटर कहाँ कहाँ दिए गए हैं। और ईस्टर्न रीजन जो अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के तरफ के ईस्टर्न रीजन के जो राज्य हैं उनके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर हैं। जो कर्नाटका रीजन से आते हैं, केरला रीजन से लक्षद्वीप और कर्नाटक, केरला, ये राज्य इसमें आते हैं, इनके एग्ज़ाम सेंटर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश रीजन यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसे MPR रीजन बोला जाता है, इनके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर हैं। और नॉर्थर्न, इसके बारे में बात कर लेते हैं, नॉर्थर्न और ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन, इन दोनों के जो एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर हैं। आप देखना चाहें इन एग्ज़ाम सेंटर को तो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए हम आगे चलते। ये नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन है, साउथर्न रीजन है और ये वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, अब यह एग्ज़ाम जो होती है ये टायर 4 यानी 4 टीयर में होती है, 4 भाग होते हैं इस एग्ज़ाम्स के, जिसमें से 2 एग्ज़ाम जो होती है CBT होती है, टायर 1 और टायर 2, ये टीयर 1 टीयर 2 बोले हम। ये दोनों एग्ज़ाम जो होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होती है, इन्हें इसके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी होती है, जिसमें से अभी जो दिसंबर में होने वाली है वो टीयर 1। इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल 50 मार्क्स के, 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यानी GK GS या जनरल अवेयरनेस, यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन भी होते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और पेपर होता है 200 नंबर्स का, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 100 क्वेश्चन, जिसमें आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है आपके पास। और इसमें माइनस मार्किंग भी की जाती है, इस एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग भी होती है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स से आपका आधा नंबर काट लिया जाता है।
मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन के गलत जवाब देते हैं तो आपके सीधे 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो माइनस मार्किंग भी होती है। फिर दूसरी बात, इस एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है, 1 आवर 1 घंटा ही होता है। चलो अब हम टीयर 1 के सिलेबस के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। रीजनिंग जो है इसमें कौन कौन से मेन चैप्टर होते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी देख लीजिए। चलिए, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग आती हैं, यानी कि भाषिक और अभाषिक। भाषिक में क्या है, आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो लिखे हुए होते हैं, मतलब या तो अंकों में होंगे, शब्दों में होंगे, इस प्रकार से। और अभाषिक में आपके चित्र आ जाते हैं, है ना, इमेजेस, उसको बोलते हैं अभाषिक या नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे एनोलॉजी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेस यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सिमिलरिटी, एनोलॉजी, विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, इसमें गणितीय संक्रियाएं भी आती है रीजनिंग में, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे सीरीज वाले चैप्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके एग्जाम में, तो अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक्स, रीजनिंग ईटीसी। आप देख सकते हैं, वैसे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जीके जीएस के बारे में तो क्या कहा जाए, इसके बारे में जितना देखा जाए उतना कम है, क्योंकि जीए जीएस के कोई पार नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आप ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप पिछले प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर सोल्व कर लें या उन पेपर्स को अच्छे से देख लें, तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। और ज़्यादातर आप फोकस करें करंट अफेयर्स पे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए हर एक सब्जेक्ट से। जैसे संविधान के बारे में बात की जाए तो संविधान में कितने मुख्य मुख्य ऐसे संशोधन हुए हैं, संविधान पे किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है, कौन कौन से देशों से उसे लेकर बनाया गया, मतलब कौन कौन से स्रोत देश हमारे इम्पोर्टेंट। इतिहास से बात की जाए तो प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, पाषाण काल, मगध साम्राज्य, और इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। चलिए आगे चलते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स यानी कि दशमलव, भिन्न और उनके बीच में क्या संबंध होता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, स्क्वायर रूट्स जिसे बोलते हैं हम, वर्ग और वर्गमूल, घन, घनमूल, एवरेज औसत से, और इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं ब्याज, CI और SI दोनों, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं सीधे। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से भी आते हैं, और फिर टाइम एंड वर्क से आते हैं, बेसिक्स एलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सोर्स यानी कि एलजेब्रा, बीज गणित से आपके क्वेश्चन आता है 10th लेवल के, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। देख लीजिएगा आप, ये सिलेबस पूरा दिया गया है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे इंग्लिश के बारे में देखें तो इंग्लिश में कैन डिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, सबसे ज़्यादा अगर आपकी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश ग्रामर पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है और एंटोनिम्स से सिनोनिम्स आपने अच्छे याद कर रखे हैं, तो आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटीज़, ATC वुड बी टेस्टेड, ये आदि पूछा जाता है। आगे देखते हैं,
अब इसमें टीयर 2 जो होता है उसमें आपके दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक तो होता है मैथ्स का, दूसरा होता है इंग्लिश का। तो मैथ्स का, मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी मैथ्स का जो पेपर होता है इसमें पूछा जाता है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह सभी आ जाता है, एलजेब्रास, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, इसमें आकृतियां आ जाती है जैसे त्रिभुज हो गया, आपके चतुर्भुज हो गया, आयत वर्ग है ना, 3D फिगर्स जिसे बोलते हैं हम, त्रिविमीय आकृतियां जैसे घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन इत्यादि, ये सभी फिगर्स यानी चित्र आ जाते हैं। और ये इनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है, यानी अगर जियोमेट्री आपकी कंप्लीट है तो इससे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। मेंसुरेशंस और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का आपको फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए। एस्थेटिक्स, ये सिलेबस होता है आपके मैथ्स का पेपर 1 के लिए, जिसमें ये टीयर 2 में पूछा जाता है। पिछला अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सिलेबस कवर किया वो टीयर 1 का था, और अभी जो हम देख रहे हैं ये टीयर 2 का है। ये भी सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक दूसरा पेपर जो होता है जनरल इंटेलिजेंस का होता है, इसमें रीजनिंग भी आ जाती है मैथ्स के साथ कुछ, है ना। और देख लीजिएगा आप, दूसरा पेपर जो होता है पेपर 2 वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होता है, जिसमें आपसे वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज, स्पॉट द एरर्स यानी कि कहाँ पर गलती है वो ढूंढना, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड यानी स्पेलिंग में क्या गलती है, इडियम्स, फ्रेशर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में उत्तर देना, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस सर्च, एक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब्स, conversation into direct and indirect narrations, shuffling to sentences parts, shuffling of sentences, a passage, clause passage, comprehension phases, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। कॉम्प्रहेंशन टेस्ट हो जाएगा, 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड। इन्हें पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर आपके क्वेश्चन के आंसर उसी में से ढूंढ के आपको देने हैं। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल ऑन बेस्ड ऑन ए बुक और अ स्टोरी, एंड द other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or an editorial। यानी कि एक पैराग्राफ जो रहेगा आपका वो किसी बुक के अंदर से लिया गया या कोई कहानी होगी उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर निकालने होते हैं, और एक पैराग्राफ जो आएगा वो करंट अफेयर से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार टोटल 3 पैराग्राफ होते हैं। इसमें फिर आपका एस जनरल अवेयरनेस, जिसे जीए बोला जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इतिहास, भारत की संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान से भी जो विज्ञान में खोजें हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक पेपर होता है कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू से संबंधित इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बैकअप डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट कौन कौन से होती हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। सॉफ्टवेयर से संबंधित आते हैं क्वेश्चंस, और वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल से, इंटरनेट और ईमेल के साथ किस प्रकार से कार्य किया जाता है, ये आदि क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, अभी इस वीडियो में बहुत हो गया है, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।